हेलो फ्रेंड्स, आज हम घटना चक्र दृष्टि का आर्थिक परिदृश्य देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजकोषीय घटनाक्रम। इसमें सबसे पहले विदेशी व्यापार नीति 2023 है। 31 मार्च 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 घोषित की गई है। इसके तहत वर्ष 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है। कब तक? 2030 तक। कितनी इकानमी है? तो 2 ट्रिलियन है। विदेश नीति 2023 के प्रमुख दृष्टिकोण जो हैं उन 4 स्तंभों पर आधारित हैं। ये 4 स्तंभ देख लीजिए। पहला है छूट प्रोत्साहन, दूसरा है निर्यातकों, राज्यों, जिलों तथा भारतीय मिशन के सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन। तीसरा है व्यवसाय करने की सुगमता, कारोबार लागत में कमी, ई पहल। और चौथा है उभरते क्षेत्र ई कॉमर्स निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना तथा स्कोमेट नीति को संगत बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं। विदेश व्यापार नीति 2023 का जो लक्ष्य है वो निर्यातकों की सुविधा हेतु व्यवसाय करने की सुगमता को सरल बनाने के लिए री इंजीनियरिंग तथा स्वचालन की प्रक्रिया को अपनाना है। इस नीति का फोकस जो है वो स्कोमेट जान लेते हैं क्या है। स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज के तहत दोहरे उपयोग वाली उच्च अंत प्रौद्योगिकी मदों जैसे ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाना तथा निर्यात संवर्धन हेतु राज्यों तथा जिलों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी है। नई नीति में टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से नए शहरों तथा स्टेट होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने का भी प्रावधान है। फिर से देख लीजिए। टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम नए शहरों और स्टेट होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने का प्रावधान। इसमें 4 नए शहर हैं, ये देख लें। फरीदाबाद है, मिर्ज़ापुर है, मुरादाबाद है, वाराणसी है। यहाँ पर विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। पीएम मित्र पार्क देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 मार्च 2023 को टेक्सटाइल उद्योग हेतु 7 पीएम मित्र पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई थी। कब की गई? 17 मार्च 2023 को। कितने पीएम मित्र पार्क हैं? 7 हैं। आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। ये पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया जा रहा है बता सकते हैं? इन पार्कों के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपए के निवेश तथा 20 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। पीएम मित्र में प्रधानमंत्री ने 5F दिया है, यानी कि जो पीएम मित्र है यह 5F विजन से प्रेरित है। ये 5F कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। इस योजना के तहत विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड अथवा ब्राउनफील्ड स्थलों पर 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की जाएगी। इस योजना हेतु 2021-22 से 2027-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय निर्धारित है। याद रखिएगा ये अवधि कब से है? 21-22 से 27-28 के बीच में। ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए प्रति पार्क 500 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता के साथ परियोजना लागत का 30% की दर से विकास पूंजी सहायता का प्रावधान है। कितना है? 30% है। ब्राउनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए प्रति पार्क 200 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता के साथ परियोजना लागत का 30% की दर से विकास पूंजी सहायता का प्रावधान किया गया है। ग्रीनफील्ड के लिए 500 था और ब्राउनफील्ड के लिए 200 है। पीएम मित्र पार्क में वस्त्र निर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिए भारत सरकार प्रत्येक पीएम मित्र पार्क है इनके लिए 300 करोड़ रुपए की निधि भी प्रदान करेगी। इसे प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का विदेशी ऋण दिसंबर के अंत 2022 तक। 31 मार्च 2023 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक विभाग द्वारा
भारत के विदेशी ऋण अथवा बाह्य ऋण के तिमाही आंकड़े जारी किए गए हैं। तिमाही आंकड़े अमूमन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि करंट का है तो देख लीजिए। दिसंबर अंत में भारत का विदेशी ऋण जो है वो 613.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो कि सितंबर अंत 2022 की तुलना में 7.3 बिलियन अधिक है। मतलब 7.3 बिलियन डॉलर जो है वो अधिक है। अभी कितना है? 613। जीडीपी और बाह्य ऋण का अनुपात 19.1 दर्ज किया गया और सितंबर अंत में भी इसी स्तर पर था। दिसंबर 2022 में दीर्घकालिक ऋण जो है, दीर्घकालिक ऋण कौन सी? 1 वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ 483.9 बिलियन डॉलर रहा, जो सितंबर की 22 की तुलना में ही 5.1 बिलियन डॉलर की अधिकता को प्रदर्शित कर रहा है। कुल बाह्य ऋण में अल्पावधिक ऋण जो 1 वर्ष की मूल परिपक्वता के साथ की हिस्सेदारी सितंबर अंत 22 में 21% की तुलना में बढ़कर दिसंबर अंत में कितनी हो गई है? 21.1% हो गई। अब ये देख लीजिए कि दिसंबर अंत 2022 भारत के जो बाह्य ऋण में सर्वाधिक ऋण किसने अमेरिकी डॉलर में लिए गए हैं, ये पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक किस में है? अमेरिकी डॉलर में है। उसके बाद भारतीय रुपया, फिर एसडीआर, फिर येन है, फिर यूरो है। तो सबसे ज़्यादा याद रखिए अमेरिकी डॉलर और दूसरे नंबर पर भारतीय रुपये। राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2023 28 फरवरी 2023 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2023 के लिए स्थिर एवं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। वर्ष 2023 के लिए जारी द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 159.71 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है और वर्ष 2022-23 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी वृद्धि दर की 7% अनुमानित है, जबकि यह 21-22 के लिए कितना था? 9.1%। स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन वर्ष 21-22 के 137.98 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 के 147.13 लाख करोड़ रुपए हो जाने का भी अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल मूल्यवर्धन की वृद्धि दर 6.6% अनुमानित है। ये इंपॉर्टेंट है। सकल मूल्यवर्धन जीवीए की वृद्धि दर 6.6%, जबकि 21-22 में यह 8.8% अनुमानित है। 2022-23 के दौरान स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय जहां 98,118 रुपये अनुमानित है, जबकि 21-22 में यह आय कितनी है? 92,583 रुपये। चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 के लिए 272.04 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो गत वर्ष के 234.71 लाख करोड़ रुपए की तुलना में करीब 15.90% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2022-23 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 रुपये अनुमानित है, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए यह 1,48,524 रुपये अनुमानित है। केंद्रीय बजट देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत 45.03 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत बजट अनुमान 21वीं सदी के नए दशक का तीसरा तथा अमृतकाल का पहला आम बजट है। इस बजट का लक्ष्य समग्र व दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ बीते 9 वर्षों में तैयार की गई नींव को मजबूती देते हुए अब सप्तऋषि अर्थात 7 प्राथमिकताओं पर आगे बढ़ना है। ये सप्तऋषि याद रखिएगा। बजट 2023-24 में महत्वपूर्ण घोषणाएं देखते हैं। चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 7% होने का अनुमान लगाया गया है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत
अगले 1 वर्ष हेतु सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से, यह डेट याद रखिएगा, लागू किया गया है। विगत 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी से भी अधिक होकर के 1.97 लाख रुपए हो गई है। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसका आकार अभी समय कितना है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है विश्व की। पहले कितनी थी, 10वीं थी 9 वर्ष में, और अब यह 9 वर्ष में 5वीं हो गई है। भारत @100 तक की यात्रा में अमृतकाल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं। पहला कौन सा है, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दूसरा है PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान। तीसरा है पर्यटन। और चौथा क्या है, हरित विकास। बजट की प्राथमिकताएं देख लीजिए। प्रस्तुत बजट में 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया है जो एक दूसरे का संपूर्ण तथा अमृतकाल के दौरान मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करेंगे। अब इन 7 प्राथमिकताओं को देख लेते हैं। एक बार आप इस फिगर को भी देख लीजिए। ये अमृतकाल की 7 प्राथमिकताएं हैं जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। इसमें पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंचना, तीसरा है अवसंरचना और निवेश, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, पांचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। इसको ठीक से देख लीजिए क्योंकि संभव है कि इसमें से कोई पूछ ले कि इनमें से कौन सा सप्तऋषि का भाग है या कौन सा नहीं है। देखते हैं इसमें पहला प्राथमिकता जो है वो समावेशी विकास। समावेशी विकास के तहत निम्नलिखित कार्यों को समाहित किया गया है, जिसमें पहला है कृषि एवं सहकारिता, कृषि हेतु डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है कृषि वर्धक नीति, युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोल सकें, इस हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक नीति स्थापित की जाएगी। ये पूछा जा सकता है कि कृषि वर्धक नीति किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हो कि युवा उद्यमियों को जो एग्री स्टार्टअप के लिए जो है प्रयासरत हैं। इसका उद्देश्य किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी और किफ़ायती समाधान उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। तो 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय से आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया जाएगा। मिलेट के लिए देख लीजिए, वैश्विक केंद्र श्री अन्न बहुत चर्चा में है। श्री अन्न भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश था और दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न जो है निर्यातक देश है। उत्पादक सबसे पहले नंबर पे और निर्यातक जो है वो दूसरे नंबर पे। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने हेतु भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है ये, हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। मत्स्य पालन के लिए 6000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ PM मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना जो है वो शुरू की जाएगी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन वर्ष 2047 तक सिकल सेल मतलब जो एनीमिया है उसके उन्मूलन के लिए एक मिशन शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिकता दूसरी देख लीजिए, अंतिम छोर तक पहुंचना। इसमें आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम है। इसमें 500 ब्लॉकों को आच्छादित करने के लिए शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने हेतु प्रारंभ किया जाएगा और अगले 3 वर्ष में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिकता तीसरा कौन सा है, अवसंरचना और निवेश। पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि के साथ इसे 10 लाख रुपए करोड़ किया जा रहा है, जो GDP का 3.3% होगा। यह वर्ष 2019-20 के परिव्यय से लगभग 3 गुना अधिक है। प्रभावी पूंजीगत व्यय देख लीजिए। केंद्र में प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए होगा, जो GDP का कितना 4.5% होगा। रेलवे हेतु 2.40 लाख करोड़ रुपए अब तक का सर्वाधिक परिव्यय
के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान है। वर्ष 2013-14 के परिव्यय की तुलना में यह 9 गुना अधिक है। शहरी और संरचना विकास नीति देख लीजिए। RIDF की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता जिसे लैंडिंग शॉर्टफॉल के उपयोग के माध्यम से शहरी और संरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी और इसका प्रबंधन कौन करेगा? राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा। ये याद रखिएगा। ये जो शहरी और संरचना विकास निधि की स्थापना है, इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा। इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में और संरचना सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। प्राथमिकता 4 है, देख लीजिए, सक्षमता को सामने लाना। इसमें सबसे पहले कौन सा है? मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवकों हेतु क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार और क्रियान्वित किया जा रहा है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु iGOT कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने हेतु जन विश्वास विधेयक जो है वो पास किया गया। राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया वाली प्रणाली स्थापित की जाएगी। विवाद से विश्वास 1, इसमें जो है MSME के लिए लचीला संविदा निष्पादन है और विवाद से विश्वास 2, संविदागत विवादों का निपटान हेतु मानकीकृत शर्तों वाली एक स्वैच्छिक समाधान स्कीम लाई जाएगी। तो ये पूछ सकता है आपसे कि विवाद से विश्वास 1 क्या है या विवाद से विश्वास 2 क्या है। तो एक बार देख लीजिएगा कि एक जो है वो MSME से संबंधित है और दूसरा संविदागत विवादों के निपटान के हेतु। नेक्स्ट है, नीति आयोग का एक राज्य सहायता मिशन 3 वर्षों के लिए जारी रहेगा। प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे को बढ़ावा देने तथा आयात पर निर्भरता घटाने हेतु किसी एक IIT को 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिकता 5 कौन सी है? हरित विकास है। प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने हेतु लाइफ अथवा पर्यावरण के लिए जीवन शैली की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। हरित हाइड्रोजन मिशन देख लीजिए। हाल ही में 1,09,700 करोड़ के परिव्यय से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ किया गया। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक 5 MMT का वार्षिक उत्पादन हासिल करना है। यहाँ पर PM प्रणाम देख लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया है PM प्रणाम। नेक्स्ट है, इसमें गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन जो है स्कीम कब चली थी? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शामिल होंगे जिनकी कुल लागत कितनी होगी? 10,000 करोड़ रुपए होगी। मिष्टी देख लीजिए, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको मैं 3 स्टार देना चाहूँगी। मिष्टी एक बार जरूर देखिए, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वनारोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर जहाँ भी व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधरोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल की शुरुआत की जाएगी। मिष्टी ठीक है। प्रधानमंत्री 6 देख लीजिए, युवा शक्ति। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 प्रारंभ की जाएगी। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। यूनिटी मॉल। राज्यों की राजधानियों के सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र या उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि इसके माध्यम से ODOP
जीआई उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा मिल सके। 7वां देख लीजिए और अंतिम है एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी। विगत वर्ष एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन अब कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए जोड़ करके नवीकृत योजना जो है वो 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए का सांपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त संभव हो पाएगा। इसके अलावा ऋण की लागत में करीब 1% की कमी भी आएगी। वित्तीय और अनुषंगी सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने हेतु एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र, ये देख लीजिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए एक कालिक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण उपलब्ध कराया जाएगा। इसका कार्य का मतलब समय देख लीजिएगा 2025 तक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2023 से 24 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमान 45.03 लाख करोड़ रुपए हैं, जिसका अर्थ है कि सरकार द्वारा कुल 45.03 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति एवं इतनी ही राशि का व्यय किया जाएगा। कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में 58.45% हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है, जबकि शेष 41.55% हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों का है। इसी तरह कुल व्यय में 77.77% हिस्सा राजस्व खाते पर, जबकि मात्र 22.23% हिस्सा जो है वो पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान है। टैक्स देख लेते हैं। बजट में व्यक्तिगत आयकर के संबंध में 5 प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। पहली घोषणा रिबेट से संबंधित है। वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं। अतः रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार से नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को अब किसी भी प्रकार के कर का भुगतान नहीं करना होगा। दूसरा प्रस्ताव मध्यम आय वर्ग से संबंधित वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू करते हुए 6 आयकर स्लैब वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की गई थी। वर्तमान में स्लैबों की संख्या घटाकर के 5 करते हुए और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का भी प्रस्ताव किया गया है। कर की दरें देख लीजिए। 3 लाख तक 0 है, 3 लाख से 6 लाख तक 5% है, 6 लाख से 9 लाख तक 10% है और 9 लाख से 12 लाख तक 15% है और 12 लाख 1 से 15 लाख तक 20% है और 15 लाख से अधिक के लिए ये 30% है। तीसरा प्रस्ताव देख लीजिए। तीसरा प्रस्ताव वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशन भोगी सहित पेंशन भोगी वर्ग के लिए है, जिनके लिए मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। व्यक्तिगत आय पर आयकर में चौथी घोषणा देश की अधिकतम कर की दर जो कि 42.74% से संबंधित है। यह विश्व में सबसे अधिक दरों में से एक है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर जो है वो 37% से घटा करके 25% करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घट करके 39% हो जाएगी। 5वीं घोषणा देख लीजिए। गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश के नकदीकरण पर 3 लाख रुपए तक की सीमा की छूट अंतिम बार वर्ष 2002 में नियत की गई थी, जब सरकार में अधिकतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह था। सरकारी वेतन में वृद्धि के अनुरूप इस सीमा को बढ़ा करके 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया गया, तथापि नागरिकों को पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का भी विकल्प जारी रहेगा। कुल सब्सिडी देख लीजिए। एक बार इसे जूम कर देते हैं, आप इसे देख लीजिए।